हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके जीके पोर्शन में जो साइंस का पोर्शन है, वाइल्ड लाइफ गार्ड वेटरनरी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स में उसका एक टॉपिक जो पहले साइंस में आता है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहला पार्ट रहेगा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको हम इसी पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक बात, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि 29 जो है टेंटेटिव डेट शीट निकला था, उसमें जो है तौसी हो सकती है, यानी कि वो इंक्रीज़ डेट हो सकता है, 1-2 हफ्ते शायद डिले हो सकता है, क्योंकि नए चेयरमैन साहब आए हैं तो शायद उसमें टाइम लग सकता है, 1-2 हफ्ता गैप। तो वो आपके लिए बेनिफिट है, आप मोर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक करते हैं स्टार्ट हमारा आज का, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जो ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इसका क्या मीनिंग है ये समझते हैं। और कभी कभार आप इसको रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के साथ जो है इंटरलेट करते हो। ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बट ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जो हम लॉन्ग लास्टिंग से जो है हम यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, उसको हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं, ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है, सोर्स क्या है एनर्जी का, जैसे सनलाइट है, ठीक है, वो भी तो एनर्जी प्रोवाइड करती है हमें। ठीक है, तो सनलाइट जो है वो सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, जैसे आपका लैंप है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे आपकी लाइट जो आप जलाते हो, बल्ब, वो भी तो सोर्स ऑफ एनर्जी ही है। तो एक तरह की सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड एनर्जी वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती हैं। ठीक है, अब जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इनकी एग्जांपल्स जो है वो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैं और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हैं। ठीक है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी जो हम पिछले मतलब सिंस लॉन्ग हम जो है यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हम पहले से ही यूज़ करते आ रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये भी हम जो है पहले से ही यूज़ करते आ रहे हैं। इन सभी को जो है हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं, वाइडली यूज्ड कौन होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं ये मोस्टली होते हैं, ठीक है, मोस्टली ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मोस्ट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये वाले होते हैं। ठीक है, मोस्टली होते हैं। ठीक है, सभी नहीं होते, मोस्टली होते हैं। अभी आगे आपको पता चलेगा कैसे। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स आपके होते हैं, जैसे कोल है आपका, पेट्रोलियम है, ठीक है, वो तो मिलियंस बिलियंस साल उसको लगते हैं बनने में। ठीक है, तो वो नॉन रिन्यूएबल होता है, वो फिर से मतलब नहीं बन सकता। आपने एक दफ़ा उसको जलाया फिर वो रिन्यू नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज मोस्टली जो होते हैं वो आपके कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे फॉसिल फ्यूल। ठीक है, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना आपका, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये आपका रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से आता है। और ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं ये पोल्यूशन काज करते हैं जब इनको जलाया, मतलब जब इनको यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, ये काज पोल्यूशन करते हैं जब इनको यूज़ में लिया जाता है। अब खासियत क्या होती है, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी सबसे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी किसे हम कहेंगे, याद रखें। पहली बात, इस पे ऑब्जेक्ट आ सकता है कि कौन सा मतलब अच्छा सा है, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जिसमें क्लैरिफिक वैल्यू, ठीक है, ज़्यादा हो, अच्छा हो, और जो पोल्यूशन ना करे, कम करे या ना करे, पोल्यूशन ना करें। ठीक है, पोल्यूशन लेस हो, उनको उसको जो है हम बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी मान सकते हैं। और तीसरा जो है वो इकोनॉमिकल बड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको मतलब उसमें ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े, कम पैसों में जो है वो अच्छा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब ये क्लैरिफिक वैल्यू क्या होता है वो समझें। ठीक है, ये समझें क्या होता है। क्लैरिफिक वैल्यू ये होता है जब अब आप एक ग्राम कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो, ठीक है, 1 ग्राम जब उसे जलाओगे तो वो कितनी आपको हीट प्रोवाइड करता है, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है 1 ग्राम जलाने पे। अगर 1 ग्राम जलाने पे ज़्यादा हीट एनर्जी हमें मिलती है तो उसको हम अच्छा जो है सोर्स ऑफ एनर्जी मान सकते हैं। और जो पोल्यूशन लेस हो, ठीक है, इकोनॉमिकल अच्छा हो, उसको जो है हम सोर्स ऑफ एनर्जी अच्छे से कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है काज पोल्यूशन करते हैं कौन, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको हम अच्छा नहीं मान के चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका ड्रॉबैक है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ी एग्जांपल्स फॉसिल फ्यूल्स, उसको हम समझते हैं क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल पावर, पहले इनको समझते हैं, आगे उसके बाद चलते हैं।
अब फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स ये आपके जो ये बनते हैं तब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स एनिमल्स जो हैं उनके रिमेनिंग पार्ट्स ज़मीन में दब जाते हैं, जैसे मतलब नेचुरल कोई ज़लज़ला आ गया या कोई मतलब तूफ़ान आ गया ऐसा, जिसमें जो सारे पेड़, ठीक है, पेड़ वगैरह जो हैं ज़मीन के नीचे धंस गए, उसके ऊपर फिर मिट्टी वगैरह जो है आ जाती है और वो कंप्रेस हो जाते हैं, वो पेड़ वगैरह ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, उसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वो प्रोसेस हो जाती हैं, उसके बाद ये फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो कैसे बनते हैं? हाँ, फॉर्मड फ्रॉम रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स लाइक प्लांट्स एनिमल्स, उन्हीं के रिमेनिंग से ये बनता है। इसमें एग्जांपल्स जो हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स की। और फॉसिल फ्यूल खुद क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अब फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है? कोल यानी कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी आ गया। पेट्रोलियम आपका ये भी क्या आ गया? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और नेचुरल गैस ये भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि फॉसिल फ्यूल्स। अब कोल, अच्छा पहले ये समझते हैं मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है हमारा? सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स ही होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोवाइड एनर्जी करने वाले हमारे फॉसिल फ्यूल्स ही होते हैं। और सन जो है, सन अल्टीमेट सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स का, अल्टीमेट सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स का। मतलब क्या हुआ? देखिए, सन नहीं होगा तो पेड़ नहीं उग सकते अच्छे से, ठीक है। और अगर पेड़ नहीं उगेंगे, ठीक है, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो वो तो मतलब डिपेंडेंट है फिर एनिमल्स पे, जैसे वो गाय घास खाती हैं वगैरह वगैरह। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे? तो इसीलिए जो है ये अल्टीमेट सोर्स है। पहले पेड़ बनते हैं, उसमें वो जो प्रोसेस होती हैं वो नेचुरल प्रोसेस, फिर वो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, तो अल्टीमेट सोर्स जो है हमारा सन ही है उसमें, ठीक है। अब चलते हैं कोल पे। कोल कैसे बनता है? ये बनता है जब किसके रिमेन्स रहते हैं? डेड प्लांट्स जब ज़मीन में धंस जाते हैं, हाँ, प्लांट्स के जो प्लांट्स में जो रिमेन्स जब वो मतलब नीचे गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं वो, उससे जो बनता है हमारा कोल बनता है, ठीक है, आया समझ। और ये किस किस का मिक्सचर होता है? कौन? कोल ये होता है कंपाउंड्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड्स भी इसमें होते हैं कोल में, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स का बना होता है कोल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड्स में। तो इस प्रोसेस जो मतलब ये दब जाना ज़मीन के नीचे, मतलब ये इनका प्लांट्स का नीचे दब जाना, फिर वो ऐसी प्रोसेस मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हाई प्रेशर ज़मीन के नीचे आ जाना, वो सारी प्रोसेस जब कोल बन जाता है उस प्रोसेस के दौरान, उस प्रोसेस को, फॉर्मेशन ऑफ कोल को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन या कार्बोनेशन कहते हैं, ठीक है। कोल की फॉर्मेशन यानी कि ये जो प्रोसेस होती हैं इस लिविंग प्लांट्स में कोल बनने में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनेशन या कार्बनाइजेशन, ठीक है, ऐसा समझ। अब दूसरी बात चलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये क्या होती है? ये हम एक प्रोसेस करते हैं कोल में एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या करते हैं? हम हीट देते हैं, ठीक है, इस कोल को हीट देते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम हीट देते हैं कोल को, वहाँ से क्या क्या हमें बनता है? क्या क्या बनता है? कोक बनता है, कोल तार बनता है, कोल गैस बनती है, ठीक है, एमोनिकल लिक्वर बनता है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस हम करते हैं कोल में हम प्रोसेस करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, मतलब हम इसको हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम ये करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, कोल गैस मिलती है और हाँ, एमोनिकल लिक्वर बनता है। अब इसमें कोल में से सबसे बेस्ट जो है ना वो आपका कोक होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन की कंसंट्रेशन ना ज़्यादा होती है कंपेयर टू कोल। कोक में ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, कार्बन में कार्बन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है कंपेयर टू कोल। इस वजह से इसे बेस्ट माना जाता है कंपेयर टू कोल। जिसमें ये कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है ना, वो आपका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है ना वो उसमें इंक्रीज़ होता है, ठीक है, यानी कि वो बेस्ट माना जाता है जिसमें ये कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो। आया समझ यहाँ तक। अब किस में यूज़ होता है ये कोल? हीटिंग पर्पज़ के लिए, रेलवे इंजन्स में, आपको पता है कोल को रेलवे इंजन्स में यूज़ किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है, कोल गैस वगैरह वगैरह इनमें इसको यूज़ किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ
अब टाइप्स ऑफ कोल, इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। मैंने अभी एक चीज़ आपको कही कि इसमें जब प्लांट्स मतलब कोई आफत आती है, ठीक है, जैसे जैसे ये आ गया, सैलाब आ गया या ज़लज़ला आ गया, ठीक है, ये प्लांट्स ऐसे ज़मीन के नीचे दब गए हैं, ऊपर से जो है मिट्टी आ गई, ठीक है। एक प्रोसेस हो जाता है इसके नीचे, इन इन प्लांट्स को नीचे से ना कोई प्रोसेस होती है, ठीक है। उन प्रोसेस में से मतलब पहले जो कोल बनता है ना, उस प्रोसेस के दौरान पहला पहला कोल जो बनता है उसको हम पीट कहते हैं, ठीक है। फिर उसमें हाई प्रेशर हाई मतलब अगेन मतलब उसमें चेंजेस आती हैं, वो लिग्नाइट में हो जाता है। उसके बाद उसमें और चेंजेस आती हैं, फिर वो ब्यूटामस में चेंज होता है, ब्यूटामस में फिर से चेंजेस आती हैं, और वो लास्ट पे जो है हमें एंथ्रासाइट मिलता है। और एंथ्रासाइट को सबसे बेस्ट माना जाता है कोल का जो टाइप है, सबसे बेस्ट टाइप ऑफ कोल जो एंथ्रासाइट है। क्यों है? क्योंकि इसमें कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है, और ये हार्ड होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये स्मोकलेस होता है। मैंने प्रॉपर्टीज़ जो कही थी ना, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बेस्ट होता है, मतलब वो पोल्यूशन ना करें, वो बेस्ट माना जाता है, ठीक है, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, मतलब इसमें है एंथ्रासाइट में, तो इस वजह से ये सबसे बेस्ट टाइप माना जाता है कोल का। और इसको आल्सो कॉल्ड कहा जाता है ब्लू कोल या हार्ड कोल भी इसे कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखें। तो इसको जो है दूसरा नाम क्या कहा जाता है? ब्लू कोल या हार्ड कोल, किसी कोल को कहा जाता है, ठीक है, ब्लू कोल या हार्ड कोल। और अब चलते हैं पेट्रोलियम, ये भी क्या है? फॉसिल फ्यूल ही है, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड है, पेट्रा मीन्स रॉक और ओलिया मीन्स ऑयल, यानी कि रॉक सेडिमेंट, एक्चुअली सेडिमेंटेड रॉक से ऑयल निकलता है। इसका दूसरा नाम ब्लैक गोल्ड, याद रखें। ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, पेट्रोलियम में ब्लैक कलर का होता है। अब दूसरी डिफरेंस क्या है इसमें? ये जो बनते हैं ना पेट्रोलियम, ये बनते हैं जब डेड होते हैं कौन? एनिमल्स जो लिविंग होते हैं सी में, मतलब सी के क्रिएचर्स जो होते हैं ना समंदर में, उनकी डेथ की से ना जो ये बनता है पेट्रोलियम हमारा, आया समझ। और जो कोल बनता था वो किससे बनता था? प्लांट से, प्लांट के डेड होने से बनता था हमारा कोल। ये किससे बनता है? जो लिविंग क्रिएचर होते हैं समंदर में, उससे बनता है हमारा पेट्रोलियम, आया समझ। ये सेडिमेंट्री रॉक से हम निकालते हैं। और इसका दूसरा नाम ब्लैक गोल्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इंडिया में ना जो ये यहाँ पे ये बनाया जाता है ना, तो ये आपका आसाम होता है, मतलब जहाँ से इसे निकाला जाता है पेट्रोलियम को, आसाम है। आसाम ईस्ट, आपका ईस्ट में आता है ना आसाम। उसके बाद गुजरात, मुंबई, ज़्यादातर आसाम में पाया जाता है, ठीक है। और रिवर बेसन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं आपको रफली मैप बनाता हूँ, ठीक है। देखिए कहाँ पे पाया जाता है ये, तो यहाँ पर एक तो ये गया आपका असम, ये वाला आपका असम आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये गोदावरी कृष्णा, ठीक है, ये डेल्टाज होते हैं यहाँ पे इस समुद्र कोस्ट पे यहाँ पे। तो यहाँ पे पाए जाते हैं पेट्रोलियम, वहाँ से इसको निकाला जाता है, समझ। अब थोड़ा और प्रोसेस देखें किस तरह से इसे निकाला जाता है। देखें, ये आपका समंदर मान लेते हैं, ठीक है। तो जब ये डेड रिमेन्स आते हैं ना यहाँ पे, जैसे ये मर गया कोई क्रिएचर, यहाँ पे मर गया, ठीक है, तो यहाँ पे सैंड सिल्ट वगैरह इस पे ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से ना फिर लेयर्स बनते हैं इसमें। फिर क्या होता है वो देखें, इसमें एक्चुअली फिर ये होता है, देखें यहाँ पे इस तरह के की लेयर्स मतलब बनते हैं। ये सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं ना, यहाँ पे इस तरह के बनते हैं, एक्चुअली सैंड वगैरह इसमें आती हैं। तो यहाँ पे ये मतलब पानी होता है आपका, यहाँ से पेट्रोलियम ऊपर दूसरी लेयर में, और तीसरा जो लेयर होता है ना बनता है वहाँ पे, वो नेचुरल गैस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ये वाला है, यहाँ से आपका पेट्रोलियम बनता है, समंदर में बनता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट जो है वो आपका गैस बनता है, ठीक है। गैस, इसको कैसे निकाला जाता है? फिर यहाँ से पाइप डाली जाती है, या तो लैंड पे डाली जाती है, डायरेक्टली समुद्र में डाली जाती है। वहाँ से पहले गैस को निकाला जाता है, उसके बाद पेट्रोलियम को निकाला जाता है, ठीक है। जहाँ पे पेट्रोलियम होगा वहाँ पे गैस भी होगी, जहाँ पे गैस होगा वहाँ पे पेट्रोलियम भी होती है, आया समझ यहाँ तक। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल क्या होता है, ठीक है। ये होता है आपका सेपरेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोल। मतलब जो पेट्रोलियम होते हैं ना, इसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं इसमें, मतलब इसको सेपरेट, इसमें बहुत सारी चीज़ें सेपरेट की जाती हैं, उसको हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। यानी कि पेट्रोलियम में कुछ ऐसी चीज़ हम मतलब चेंज करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें हमें फिर मिलती हैं, उसी को हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। अब कैसे करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, किस मेथड से करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं
फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन उस मेथड को हम कहते हैं जिस मेथड से हम इसको सेपरेट करते हैं, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, पेट्रोलियम की कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जब हम सेपरेट करते हैं उस मेथड को हम कहते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। आया समझ? अब थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कैसे। देखें, ये यहाँ पे, ये एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ना इस तरह से ऑयल आता है, क्रूड ऑयल, ठीक है, ये पेट्रोलियम आता है यहाँ से, क्रूड ऑयल। आया समझ? ठीक है, यहाँ तक आया समझ? उसके बाद ये जो यहाँ पे होता है ना, ये वाला कंटेनर, ये वाला पार्ट, आया समझ? इस पार्ट में पहले ये आ जाता है क्रूड ऑयल, यहाँ से पाइप आती हैं, उसके बाद इस वाले कंटेनर में हीट दी जाती है, यानी कि ये बहुत ही गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद इसमें ना अलग अलग मतलब भाप ज़्यादा मतलब भाप की शक्ल में पहले कौन बनेगा? पेट्रोल बनता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि मेल्टिंग पॉइंट 20 to 30, जब इसमें मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है 20-30, सबसे पहले ऊपर पेट्रोल हमारा बनता है। ऐसा समझ? उसके बाद और जब ज़्यादा देते हैं तो उसके बाद ये बनता है नेफ्था, ठीक है, नेफाता। उसके बाद कैरोसिन बनता है जब मतलब और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है। उसके बाद डीजल बनता है, उसके बाद फ्यूल ऑयल बनता है, उसके बाद रेजिड्यू रहता है इसमें। उस रेजिड्यू में क्या रहता है? ब्यूटामिन और पैराफिन वैक्स। और ये ब्यूटामिन वैक्स जो मतलब रेजिड्यू रहता है ना, ये हम रोड की कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं। ऐसा समझ? कहाँ से बनता है ये? तो ये यहाँ से ही मतलब जब इसको हम रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोल को। ऐसा समझ? तो ये मेथड होता है, मतलब इसको अलग अलग पेट्रोल भी निकालते हैं, डीजल भी निकालते हैं। किससे निकालते हैं? इसी पेट्रोलियम को जब हम रिफाइनिंग करते हैं बाय द प्रोसेस फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से। ठीक है, ऐसा समझ आता है। उसके बाद लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है ना, जैसे हमें एलपीजी होता है ना, एक्चुअली वो लिक्विफाइड होता है। उसमें गैस की एक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, वो भी हम पढ़ेंगे। गैस की ना एक खासियत होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, वो ज़्यादा फैलता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो फैलता है। उसमें जो आपस में जो एटम्स होते हैं ना, वो रिपेल करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर रिपेल करते हैं। तो इस वजह से जो है वो फैलता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है। तो इस गैस को हम फिर मतलब कंप्रेस करते हैं। जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है, ये यहाँ से गैस को कंप्रेस किया इस कंटेनर में, ठीक है, तो ये फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। तो इस लिक्विड में ना, इस एलपीजी में जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो याद रखें, वो ब्यूटेन। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्यूटेन होता है एलपीजी में। आगे देखते हैं दूसरा, उसमें क्या होता है नेचुरल गैस में। तो एलपीजी में ब्यूटेन आपका मेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन एंड प्रोपेन भी होता है, लेकिन मेन कौन होता है आपका? ब्यूटेन। ये याद रखें। ये जो है ना, ये ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसमें बू वगैरह नहीं होती, कुछ भी, ऑर्डरलेस गैस होता है। तो और ये ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल भी होता है, हाईली फ्लेमेबल भी होता है। ऐसा समझ? आग पकड़ने वाला। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? हम इसमें एक स्मेलिंग सब्सटेंस डालते हैं जिससे हमें इसकी लीकेज का पता चल सकता है, अगर लीकेज हो जाता है, क्योंकि ये खुद तो ऑर्डरलेस गैस है। इथाइल मरकैप्टेन, ठीक है, मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन इसमें हम ऐड करते हैं, जो इस में ना मतलब जो बू होती है ना, वो उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको डिटेक्ट लीकेज कर सकते हैं। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है 50 मतलब kg/ग्राम होती है। 1 ग्राम में ये इतना मतलब कैलोरीफिक वैल्यू मतलब देता है हीट हमें। अब तीसरा जो है नेचुरल गैस है, ठीक है। अब नेचुरल गैस भी मैंने बताया था ना कि इसे जैसे मतलब ये सी है, इसमें अदर क्रिएचर्स जैसे हैं, यहाँ तक मतलब वो मर गए, ठीक है। यहाँ से सैंड आती है इस पर, तो यहाँ पे क्या बनता है? पहले तो हमारा पेट्रोलियम बनता है, उसके ऊपर जो है गैस बनती है, ठीक है। यहाँ से फिर हम पाइप डालते हैं इसको निकालने के लिए। आया समझ यहाँ तक? तो ये कहाँ से? वहाँ से ही हम बनाते हैं नेचुरल गैस। मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो इसका है ना, जो इसमें होता है गैस में, वो सॉरी मीथेन होता है, ठीक है, मीथेन होता है, यही बात याद रखें। उसमें क्या था? ब्यूटेन। पेट्रोलियम में मेन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें इथेन है, सॉरी मीथेन है, और स्मॉल अमाउंट इथेन और प्रोपेन होता है। कैसे बनता है? जैसे मैंने अभी बताया, ये फार्मड होता है अर्थ के डिकम्पोजिशन ऑफ जो वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह जो होती हैं, सब्जियां वगैरह, उससे जो है इसकी डिकम्पोज जब हो जाते हैं तो वहाँ से ये बनता है, उससे बनता है। ऐसा समझ? तो डिकम्पोजिशन कैसे होती हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से होती हैं।
एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। ये क्या होता है, मतलब टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरियाज और एरोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक वो होते हैं जिनको अपनी प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करने में उनको जो है ना, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, उनको हम एनएरोबिक कहते हैं। और एरोबिक वो होते हैं जिनको अपनी लाइफ आगे प्रोसेस करने के लिए हाँ एयर की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, उनको हम एरोबिक कहते हैं। ठीक है, तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब वो बैक्टीरियाज, उससे इसका डिकम्पोजिशन होता है। क्लोरोफिक वैल्यू देखें 33 से 50 kg पर ग्राम होता है इसका। अब और इसमें ये जो ये यूज़ होता है ना डोमेस्टिक, मतलब डोमेस्टिक के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, घरेलू और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी। फ्यूल एज ए डोमेस्टिक, मतलब स्पेशली रूरल एरियाज़ में इसको जो है एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी, व्हीकल्स में भी गैस, ठीक है, यूज़ किया जाता है। और इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन, हाँ कहाँ पे, मतलब इसको पाया जाता है हिंदुस्तान में, त्रिपुरा राजस्थान महाराष्ट्र और कृष्णा और गोदावरी डेल्टास, ठीक है, जो मैंने बताए थे ना डेल्टास, तो वहाँ पे ये भी प्रेजेंट होता है इन डेल्टास पे। राजस्थान आपका आता है वेस्ट की साइड में, ठीक है, महाराष्ट्र भी ऑलमोस्ट साउथ साइड में पड़ता है नियर, बट इसको वेस्ट भी कह सकते हैं हम। अब इसको हम अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर से हम इसको स्टोर करते हैं, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऐसा समझ आया तक। अब दूसरा जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ना, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो मैंने कहा था वो मोस्टली नॉन रिन्यूएबल होते हैं, लेकिन ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है आपका, आया समझ। इसीलिए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम ये नहीं कह सकते ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ये कहना गलत होगा, लेकिन मोस्टली होते हैं सभी। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म में पहले ही बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मसला क्या है, ठीक है। देखिए आपने एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे समझाता हूँ आपको। अगर आप कभी कभार अपनी छत पे जाते हो ना, बाल लेके, कोई भी बाल होती है ना, जो आप क्रिकेट वाली बाल खेलते हो, उसको आप अपनी छत पे लेके जाएं, ठीक है। जितना आप उसको ऊपर लेके जाओगे ना, अपनी छत पे लेके जाओगे, उतना ही उसमें एक टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होती है, ज़बरदस्त स्टोर रहती है। जितना आपको उस ग्रेविटी के अगेंस्ट, जब उसे ऊपर, मतलब ये ज़मीन है यहाँ पे, ठीक है, उसको अगेंस्ट आप ऊपर लेके जाते हो ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट, जितना ऊपर लेके जाओगे उसमें क्या स्टोर होता है, एक एनर्जी, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जितना आप उसे ऊपर लेके जाओगे ग्रेविटी से ऊपर, उतनी ही उसमें एनर्जी जो है स्टोर होती है, उसको कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब आप उसे वहाँ से नीचे फेंकोगे, उसमें उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब दूसरी एनर्जी में वो चेंज होगा, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, ठीक है। चलने की फार्म में, वापस आने की फार्म में, उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब इसी बेस्ड ये जो है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यही आपका सेम वर्क करता है, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और फिर काइनेटिक एनर्जी किस में यूज़ होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हमें। अब देखें ये जो है ना, ये हमने एक डैम यहाँ पे, ये समझें, ये हमने वाटर, मतलब एक डैम बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम पानी को छोड़ रहे हैं, मतलब ये ऊंचाई पे ये पानी यहाँ पे हमने सेव रखा है, मतलब इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त सेव रिजर्व है। यहाँ पे यहाँ पे अगर हम इसको लॉक कर देते हैं, फिलहाल तो ये बंद है, नीचे नहीं आता। जब हम ये लॉक यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, हटा देंगे ये लॉक, तो पानी आ जाएगा ना इसमें, ये जो ऊपर था, तो ये तो फोर्सली नीचे आ जाएगा ना, बहुत फोर्सली आ जाएगा नीचे, तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। फिर क्या करेगा काम, ये जो यहाँ पे ये रोटरेटरी होता है ना, ये इसको रोटेट करेगा, रोटेट, इसके साथ ये रोटर का ये शैफ्ट, ये वाला शैफ्ट पार्ट होता है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा, ये वाला ये शैफ्ट पार्ट होता है इसका, ये शैफ्ट पार्ट फिर जो जनरेटर होता है ना उसके साथ कनेक्ट होता है, जनरेटर के साथ। फिर जनरेटर भी घूमता है, किसकी वजह से, इन पहियों की वगैरह वजह से, जो पानी ने इसको घुमाया, उससे क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट में। तो इससे जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बस मसला यही है, जब ये घूम गया ना किसी तरह से, ये वाला रोटरेटरी पार्ट जब ये घूम गया ना किसी भी तरह से, तो फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, ऐसा समझ। तो यही है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया जाता है काइनेटिक एनर्जी में, ऐसा समझ, ये मेथड है इसका। और कहाँ पे पाया जाता है, मैंने यहाँ पे लिखा है सरदार ओवर डैम,
नर्मदा रिवर पे, और तहरी डैम और गंगा रिवर पे, ठीक है, गंगा रिवर। अगर किसी को नहीं पता नर्मदा कहाँ पे है, थोड़ा सा अगर मैं बता दूँ, ये यहाँ से ना, तो इस साइड से है जो नर्मदा बहता है, और क्या है तेरे गंगा, गंगा तो आपकी इस मतलब इस तरह से जो है बहता है। अब उसके बाद थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मतलब कैसे, अब मैकेनिज्म समझे ऐसे ही। हीट एनर्जी को कैसे किया जाता है, ये यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें पानी हमने रखा है, नीचे से हम इसको मतलब हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो हीट दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें, हीट दे रहे हैं, पानी गर्म हो रहा, ठीक है। इस पानी में क्या हुआ, इसमें जो है स्टीम आ गया, ठीक है, भाप की शक्ल में, मतलब इसने इख्तियार की। वो स्टीम यहाँ से अपने हाई प्रेशर में आया, जब आ जाता है तो वो इस रोटरी को जो है घुमाता है, ठीक है। घूमने की वजह से ये शाफ्ट भी घूमता है, फिर रोटर भी घूमता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। अब ये यहाँ से जो वाटर वापस मतलब बनता है ना, वेपर, जो स्टीम यहाँ पे इसको रोटेट करता है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर फिर लेता है, तो वो वाटर यहाँ से फिर बैक वापस आ जाता है। ऐसा समझ, इस वजह से मतलब ये इसमें आपको यहाँ से एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब ये इकोनॉमिकली आपको ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। सिटी वगैरह वगैरह, मतलब ये सोर्स ऑफ एनर्जी अच्छा नहीं माना जाता इस वजह से, ठीक है। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना आपका, अब इसको भी मतलब अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें जो है लैंड, एग्रीकल्चर लैंड जो है इसमें ज़्यादातर खर्च हो जाती है, और पानी का मसला रहता है इसमें, पानी कहाँ से लिया जाए, प्रेसिपिटेशन होती है वगैरह, तो ये प्रॉब्लम्स इसमें रहती हैं। इस वजह से इन दोनों को जो है अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये तो थे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन जब हम इनमें ना कोई मॉडिफिकेशन लाते हैं, ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन हम इनमें लाएंगे, तो चेंज होने से ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाती हैं। इन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को जब हम किसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इम्प्रूव करते हैं, उससे हमें मोर बेनिफिट होता है। तो वो क्या हम करते हैं, वो पढ़ते हैं। पहले जो है बायोमास, और दूसरा है विंड एनर्जी, ठीक है। बायोमास क्या होता है, देखिए, आपके जो भी डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, उनके लीव्स होते हैं, ठीक है, उनकी शाखें होती हैं, ठीक है, उनसे, और वेस्ट मटेरियल ऑफ किन के, एनिमल से, एनिमल के वेस्ट, जैसे गाय का काउडंग, ठीक है, या फायरवुड आपका आ गया, ये भी तो शाखें हुई मतलब प्लांट्स की, या ड्राई लीव्स, ठीक है। इनसे हम हीट जब ले लेते हैं ना, इनको यूज़ करते हैं एज ए हीट, उसको हम क्या कहते हैं, बायोमास, यानी कि वो होते हैं एक्चुअली डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो हम यूज़ में लेते हैं एज ए एनर्जी। फॉर एग्जांपल काउडंग, फायरवुड, ड्राई लीव्स, इनको हम जलाएंगे, हमें हीट एनर्जी आएगी। लेकिन आपको पता है, अगर काउडंग को हम जलाएंगे, ये स्मोक ज़्यादा करेगा, पोल्यूशन ज़्यादा करेगा, आया समझ। और फायरवुड को जलाएंगे, वहाँ भी स्मोक ज़्यादा होगा और हीट कम निकलेगी। तो इसको हम अब इम्प्रूव जब करेंगे, तो इससे हमें बेनिफिट हो सकता है, आया समझ यहाँ तक। वो देखते हैं वो क्या है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हमें रहती है, इसमें लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है, बायोमास में। ये लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब ये तब हम गुड फ्यूल में यूज़ करते हैं, जब हम इसकी कोई टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे, आया समझ। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। पहला पॉइंट, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनको हम मिल के क्या कहेंगे, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, पहला पॉइंट, क्योंकि मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बेसिस भी यहाँ समझा रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, ये स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ये बात याद रखें। स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये एयर पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ऐसा समझ। और इन इन फॉसिल फ्यूल से ना क्या निकलता है, ये याद रखें, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, लिख के रखें, ठीक है। जिसकी वजह से जिसकी वजह से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फ़र सल्फ़र के ऑक्साइड्स निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो जलते हैं, ये फॉसिल फ्यूल जलते हैं, इनसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र के ऑक्साइड्स निकलते हैं। उससे क्या होता है, उससे एसिड रेन पड़ती है, ठीक है। जब वो रिलीज़ होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, उससे फिर क्या बनते हैं, एसिड रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में, किससे बनती हैं एसिड रेन, फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से, जिनसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फ़र वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो एसिड रेन बन जाती है उन ऑक्साइड्स की वजह से, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो हमारा बायोमास था, ठीक है। इसको मैंने समझाया, क्योंकि ये मतलब लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक। तो इसमें जब हमने टेक्नोलॉजी लाई ना, बायोगैस, इस बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं। देखिए, ये काउडंग था ना यहाँ पे,
काउडंग, इसको जब हम जलाते थे एक तो हीट ज़्यादा नहीं देता था, दूसरा ये स्मोक ज़्यादा करता था, काउडंग। ठीक है, अब इसको हम बायोगैस में यूज़ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से करेंगे। इसको हम गोबर गैस भी कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन, अभी मैंने समझाया, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से हम इसको डिकम्पोज करवाते हैं। ठीक है, सड़ता है, ये सड़ता है। ठीक है, इस तरह से समझिए। उसके बाद स्लरी में वो अब अभी आपको मैं समझाऊंगा क्या है। और दूसरी बात, ये फिर एक्सीलेंट फ्यूल बनता है, ज़बरदस्त फ्यूल बनता है ये काउडंग, जब हम इसको ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। एक्सीलेंट फ्यूल बायोगैस होता है और इसमें ज़्यादातर आपका मीथेन होता है, 75% इसमें जो है मीथेन होता है, और अदर भी होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन भी इसमें होता है। ठीक है, अब कहाँ पे यूज़ होता है, स्ट्रीट लाइटनिंग, कुकिंग में। और अब देखें इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा इस पिक्चर के ज़रिए से आपको। देखें, ये यहाँ पे स्लरी होती हैं, ये मतलब जैसे गोबर होता है ना, गोबर में थोड़ा सा पानी वानी उसमें डाला जाता है और फिर इसमें डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद वो नीचे आता है इसमें, यहाँ डिकम्पोजिशन के लिए ये सारा डिकम्पोज हो जाता है इसमें, सॉइल वगैरह इसमें थोड़ी सी ऐड की जाती हैं। तो यहाँ पे डिकम्पोज जब हो जाता है ना, कम्प्लीटली जब होता है यहाँ पे डिकम्पोज, और फिर यहाँ पे गैस, मतलब एक पाइप लगाई जाती है जिससे गैस को लिया बनाया, मतलब एज गैस को वहाँ से यहाँ से रिसीव किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे ना, जब गैस यहाँ पे बना, ये यहाँ पे डिकम्पोज हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना इसमें मतलब रह जाता है, कुछ पार्ट, सभी तो मतलब डिकम्पोज नहीं हो जाता ना, कुछ थोड़ा सा रहता है। वो सबसे एक्सीलेंट मैनर बनती है, खाद बनती है, यूँ समझे, खाद बनती है वो एक्सलेंट मैनर। जो रिमेनिंग ऑफ स्लरी रहता है ना यहाँ पे, वो एक्सलेंट मैनर होता है। इसलिए मैंने कहा है स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज़ यूज एक्सलेंट मैनर। जो स्लरी यहाँ पे रहता है ना, रेजिड्यू, वो एक्सलेंट यूज़ होता है फिर मैनर में। ये क्वेश्चन भी आया है, इसको याद रखें। दूसरी बात, अब हमने दूसरी टेक्नोलॉजी यहाँ से ली ना, जब हम इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, विंड एनर्जी भी एक इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी है। अब आप, अगर आपको पता होगा, मैंने शायद वेदर एंड क्लाइमेट में आपको पढ़ाया होगा कि दो चीज़ें होती हैं, लैंड, ये लैंड है, और ये मतलब वाटर है। इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। वाटर गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब ये ठंडा होता है ना, ठंडा देरी से होता है। ठीक है, ठंडा, और लैंड जल्दी गर्म भी होती है, जल्दी जल्दी सर्द भी होती है। वाटर जल्दी गर्म भी नहीं होता, मतलब टाइम लेता है गर्म होने में, और ठंडा भी और गर्म भी। ठीक है, सर्द और गर्म दोनों में ये टाइम लेता है वाटर। ठीक है, यही प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने लिखा है अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडीज। इन दोनों से जो क्या होता है, हमें बाय सोलर रेडिएशन जनरेट एयर मूवमेंट्स, इससे हमारी एयर मूवमेंट जो है ना वो फिर मूव करती हैं। ठीक है, ऐसा समझ, क्योंकि अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड और वाटर बॉडीज़ होती हैं, इससे हमारा एयर जो है मूवमेंट करता है। उससे क्या होगा, उससे काइनेटिक एनर्जी जो विंड की होती है ना, मतलब स्पीड होती है ना, ये होती है इसकी स्पीड जो चलने, मतलब कोई भी चाहे पानी रास्ते से चले उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी में है इस वक्त। तो इस वक्त जो है एयर चल रहा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ से ये समझें आप, ये जो है रिन्यूएबल अच्छा है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। ठीक है, पोल्यूशन वोल्यूशन नहीं करता ना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये है हमारा विंड एनर्जी, ऐसा समझ। तो मिनिमम विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर्स पर आवर होनी चाहिए, तब जाके विंड मिल्स वहाँ पे चल सकते हैं, इतना। और फ्रांस को कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है आज, ये रिसेंट डाटा है। और प्रीवियसली डेनमार्क को कहा जाता था, आज फ्रांस को कहा जाता है। और लार्ज जो विंड मिल है ना, वो यहाँ तमिलनाडु कहाँ होता है, इंडिया के इस साइड में, ये इंडिया के ये पार्ट है ना, ये तमिलनाडु है। ठीक है, लास्ट। अब विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है ना, वो चाइना है, और इंडिया का 4th रैंक है। ठीक है, 4th रैंक है, और तमिलनाडु में सबसे लार्ज विंड मिल पाई जाती है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट हम कल ही लेके आने की कोशिश करेंगे। तो होप आपने एंजॉय किया होगा ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।